हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। और हम यहाँ आपका पॉलिटिकल साइंस लेकर चल रहे थे। आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया आपका हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर आपका चैप्टर का नाम था। और इस चैप्टर में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, कैसे समाप्ति हुई, और इसके पश्चात हमने जाना कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, उसकी संस्थापना कैसे की गई, उसने विश्व में कैसे भूमिका निभाई, ये हमने जाना। दूसरा जाना छोटी छोटी जो देशों के साथ बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ क्यों संबंध बना रही हैं, ये सब कुछ हम जान चुके हैं इस अध्याय में। आज मैं आपको इस अध्याय के थोड़ा और ऊपर लेकर चलता हूँ। इसी के साथ आपका आज ये चैप्टर ख़त्म भी करना है हमें। देखिए, इसमें हमें पढ़ना था, हम पढ़ चुके हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं कुछ आपको सैनिक संधियों के बारे में बता रहा हूँ। मैं आज कुछ आपको सैनिक संधियों के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो सैनिक संधियाँ थी आपको मैंने बताया, उस समय दो गुट थे। दो गुट कौन कौन से थे, अब बताइए मुझे, दो गुट कौन कौन से थे। एक तो था हमारा समाजवादी गुट, और जो दूसरा था उसे कहते हैं हम पूंजीवादी गुट। यानी एक था हमारा समाजवादी गुट, तो दूसरा था पूंजीवादी गुट। और जो समाजवादी गुट था उसको हम कह रहे थे पूर्वी गुट, या पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं, ऐसे पूर्वी गठबंधन। और जो ये था इसे कह रहे थे हम पश्चिमी गठबंधन। देखिए, जो कहता है पूंजीवादी गुट, यानी जो अमेरिका, आपको पता पूंजीवादी गुट कौन सा था, अमेरिका का था। और जो समाजवादी गुट था वो था सोवियत संघ का। देखिए, आपसे पूछता है सैनिक संधियों की बात पहले हम करते हैं कि पूंजीवादी गुट की सैनिक संधियां कौन सी हुई। देखिए, पूंजीवादी गुट की, आपको इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलना है कि पूंजीवादी गुट की संधियां कौन कौन सी हुई। तो आपको फर्स्ट सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका नाम है नाटो। देखिए, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है, आपको हिंदी में याद इंग्लिश में याद रखना चाहो तो आप इंग्लिश में याद रख लेना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। मैं आगे से आपको सिर्फ हिंदी में लिखवाऊंगा, आपको इंग्लिश में अपने आप लिखना है। मैं आपको बोल के बता दूंगा, आपको अगर इंग्लिश में याद रखना है तो इंग्लिश में आप खुद लिख लेंगे। देखिए सॉरी, आई रियली सॉरी। देखिए, हमें याद रखना है कि अगर जो नाटो था उसे कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये कहते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई है 1949 में। 1949 में नाटो की स्थापना की गई। और इसमें सदस्य देश कितने थे, तो नाटो की जब स्थापना की गई तो इसमें 12 सदस्य देश शामिल थे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पूंजीवादी गुट का जो पहला सैनिक संधि संगठन था उसका नाम है नाटो, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें आपके 12 देशों को सम्मिलित किया गया, जो 1949 में लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ। कहता है इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, इसका अगर हम सैनिक संधि कितनी भी बनाएं, उन सब का एक ही उद्देश्य रहेगा। सभी सैनिक संधियों का उद्देश्य यह रहेगा कि अगर आप मान के चलिए आप 4 दोस्तों का एक गुट है और आप एक ग्रुप बनाते हो, और उसमें अगर किसी एक के साथ लड़ाई होती है तो हम अपने ऊपर सबके साथ लड़ाई मानते हैं। तो ऐसा ही था नाटो का उद्देश्य। यानी ऐसा माना गया कि अगर इन सदस्य देशों में से किसी पर भी, एक पर भी आक्रमण हुआ तो हम सब अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे और उसका हमले का जवाब देंगे। तो यही था उद्देश्य इसका। और दूसरा उद्देश्य यह था कि अगर जब शांति होगी तो ऐसे में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये दूसरा उद्देश्य था। तो आपको याद रखना, पूंजीवादी गठबंधन का पहला संगठन था नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 1949 में हुई। इसमें 12 सदस्य देश शामिल थे। इसके उद्देश्य आपसी सहयोग, शांति के समय आपसी सहयोग, और अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता तो सभी देश अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे और उसका जवाब देंगे। ये नाटो का उद्देश्य था। आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फटाफट। मैं आपको यहाँ जब तक दूसरा बताता हूँ। देखो, ये भी पूंजीवादी गुट का ही दूसरा सैनिक गठबंधन था, जिसका नाम था सीटो। देखो, सीटो की आपको याद रखना है, सीटो से एस से साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण।
दक्षिणी, ईस्ट का मतलब है पूर्व यानी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, ए का जो यहाँ है इसका मतलब एशियाई, ट्रीटी का मतलब आपको पता है संधि, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता संगठन। ठीक है, तो सीटो दूसरी रही दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इसका उद्देश्य था कि एशिया के जो दक्षिणी के देश हैं उनमें से किसी को अपने अंदर शामिल किया जाए, पूंजीवादी देश का ये रुख था। तो दूसरा संधि संगठन बनाया गया सीटो। कहता है इसकी स्थापना की गई, कब की गई, तो आपको याद रखना है इसकी जो स्थापना की गई इसे बनाकर तैयार किया गया 1954 में बनाकर तैयार किया गया था। ठीक है, ये आपका सीटो था। सीटो के बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना। अगला हम लेकर चलते हैं जिसका नाम है सेंटो। देखिए जो सेंटो है इसमें CEN जो दर्शाता है वो सेंट्रल को दर्शाता है यानी केंद्रीय, ट्रीटी यानी संधि, संगठन। ठीक है, तो आपको याद रखना केंद्रीय संधि संगठन, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। तो आपको याद रखना इसकी तरफ से पूंजीवादी गुट की तरफ से 3 महत्वपूर्ण सैनिक संधियां बनाई गई, नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 1949 में की गई, 12 सदस्य देश थे। सीटो क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, इसकी स्थापना 1954 में की गई। और सेंटो क्या था, केंद्रीय संधि संगठन, इसकी स्थापना 1955 में की गई। आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए फटाफट। आपको फटाफट करना है ये सारे काम, फटाफट कीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको यहीं छोटा सा जगह लेकर करवा देता हूँ। देखिए ये 3 बनाई अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी गुट की तरफ से, ये 3 संधियाँ इनके विरोध में ही, इनका जो विरोध किया वो किया गया था USSR के द्वारा। और USSR के द्वारा इसके विरुद्ध एक संधि बनाई गई जिसका नाम था वारसा पैक्ट, जिसे वारसा पैक्ट या वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। वारसा पैक्ट या वारसा संधि के नाम से इसकी स्थापना की गई 1955 में। और इसका उद्देश्य था ताकि इन 3 संधि संगठनों का विरोध किया जा सके। तो आपको ये फटाफट चारों संधियां याद रखनी है, और ये चारों ही आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से एक संधि अवश्य पूछी जाएगी। ठीक है, एक संधि अवश्य पूछी जाएगी, फुल फॉर्म पूछने को आती है आपकी, फटाफट नोट कीजिए इन्हें। देखिए आगे ये तो हमने जाना कि इन दोनों ने एक दूसरे के विरोध में बनाई है। कुछ संधियां ऐसी थी जो व्यापक रूप से सभी के लिए बनाई गई। उनमें से एक थी आपकी NPT, जिसका नाम है परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोहिलिफरेशन ट्रीटी, इसका नाम था NPT का। आपसे पूछता है NPT के परमाणु अप्रसार संधि क्या है, NPT थी। कहता है इसकी स्थापना कब की गई, तो मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। इस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे 1988 में किए गए थे। 3 जगह किए गए थे, एक था लंदन, दूसरा मॉस्को, और एक जगह था वॉशिंगटन। तो देखिए लंदन ब्रिटेन में है, मॉस्को रूस में है, और वॉशिंगटन आपका USA में है। तो 1968 में 3 जगह इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और इस संधि में बात क्या की गई ये समझिए। 1968 की परमाणु अप्रसार की जो संधि थी, इसमें कहा गया कि जिस देश ने 1 जनवरी 1967 तक, 1 जनवरी 1967 तक जिन देशों ने परमाणु हथियारों का, या तो परमाणु जो हथियार हैं उनका
या तो परीक्षण कर लिया हो यानी फोड़ कर देख लिए हो, या कहीं दाग दिए गए हो यानी कहीं चलाकर देख लिए गए हो, तो ऐसे देशों के पास ही परमाणु हथियार रखने की अनुमति होगी। अन्यथा अगर किसी ने अभी तक परमाणु परीक्षण नहीं किया है या ना ही परमाणु दागे हैं, तो ऐसी स्थिति में वे देश अब परमाणु हथियारों को नहीं रख सकते। ये बात कही गई थी एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। आपकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी यहाँ से, एनपीटी को विस्तारित कीजिए। परमाणु अप्रसार संधि कहता है इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1968 में। इसके अंतर्गत बात क्या कही गई? इसके अंतर्गत कहा गया कि 1 जनवरी 1967 तक जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं केवल वही देश परमाणु हथियारों को रख सकते हैं, अन्यथा किसी और देश को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। तो इस संधि का खुले तौर पर विरोध किया था भारत ने। खुले तौर पर कहा ये केवल विकसित कंट्रियों की एक चाल है, ये केवल उन देशों की चाल है जिनों के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए वे चाहते हैं कोई और देश उनकी बराबरी ना कर सके। हमें परमाणु हथियार बनाने हैं तो केवल अपनी रक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, न कि हमें बनाना है किसी पर आक्रमण करने के लिए। तो इस बात के लिए भारत के द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है, आपसे पूछेगा भारत ने किस परमाणु संधि का विरोध किया, तो आपको याद रखना एनपीटी का, परमाणु अप्रसार संधि का खुले तौर पर विरोध किया। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फटाफट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से ये। देखिए दूसरी जो अच्छा ये आपको याद रखनी है, जो एनपीटी थी, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये 1970 तक से प्रभावी हो गई। 1968 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे एनपीटी पर, यानी एनपीटी पर आपसे पूछा हस्ताक्षर कब हुए? 1968 में। पूछेगा ये प्रभावी कब से हो गई, तो अगर हम प्रभावी की बात कहें तो 1970 तक प्रभावी हो गई और इसको लाइफ टाइम तक बढ़ा दिया गया 1995 में। 1995 में कहा गया कि हाँ ये लगभग ऐसी ही रहेगी, जो देश इस संधि को मानेगा उसके बाद वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तो 1995 में ये जाकर अनलिमिटेड, अनिश्चित काल के लिए बना दी गई है। ठीक है, आपसे पूछेगा एनपीटी पर हस्ताक्षर कब हुए? 1968 में। प्रभावी कब से हुई? 1990 में। ये अनिश्चित काल के लिए कब से कर दी गई है? 1995 में। इन 3 डेटों को याद रखिएगा। देखिए अगली संधि हम लेकर चलते हैं, सैनिक जो परमाणु संधि हुई उसका नाम है LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, तो इस कहता है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये कब बनाई गई? तो आपको याद रखना है ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई 5 अगस्त 1963। देखो 5 अगस्त 1963 में LTBT पर हस्ताक्षर किए गए। 5 अगस्त 1963 में 3 देश के द्वारा मॉस्को में, इस पे 3 देशों के द्वारा मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए। वे 3 देश कौन कौन से थे? ब्रिटेन, USA और आपका USSR। इन 3 देशों ने मॉस्को में हस्ताक्षर किए सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। कहता और यह संधि लागू कब से हुई वो भी आपको याद रखना, 10 अक्टूबर 1963 से यह संधि लागू हो गई। ठीक है, कहता है LTBT सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है? तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये लागू, इस पर हस्ताक्षर कब हुए? ठीक है, आपको याद रखना हस्ताक्षर कब हुए हैं। तो हस्ताक्षर आपके हुए हैं 5 अगस्त 1963 को। पूछता है ये प्रभावी कब से हो गई है, ये लागू कब से हो गई है, प्रभावी कब से हो गई है? 10 अक्टूबर 1963 से। कहता है हस्ताक्षर कहाँ हुए हैं? तो इस पर हस्ताक्षर जो हुए मॉस्को में हुए हैं। किसके द्वारा किए गए? ब्रिटेन, USA, USSR के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये LTBT है क्या? इसमें क्या कहा गया? देखिए LTBT में कहा गया था कि कोई भी देश जल में और हवा में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, उस पर बैन लगा दिया गया था LTBT में। क्या है? परमाणु के हवा में और जल में परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था LTBT के द्वारा। LTBT के बारे में आपको ये सारी बातें याद रखनी है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए भाई। ये आपको फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, ये पूछेगा यहां से।
एक और आपको याद रखनी है फुल फॉर्म, CTBT, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, और व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि। तो कहता है CTBT की फुल फॉर्म क्या? व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि। इसकी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT की फुल फॉर्म है। आपसे एक और फुल फॉर्म पूछता है, एक मिनट भैया, हाँ ठीक, एक और फुल फॉर्म पूछता है WMD। कहता है WMD की, ये 2010 के आपके पेपर में पूछी गई है WMD। तो इसका है वेपन्स मास डिस्ट्रैक्शन, सॉरी डी से, एक मिनट, शायद जस्ट वेट, आप इसको एरो मार लीजिए, मेरे को भाई फुल फॉर्म याद नहीं आ रही इसकी शायद थी डी से, या तो हमारा होता ना एक, देखो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जब हमारा बड़े लेवल पर हमारा नुकसान हो जाता है उसको कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा इसको। इसका वेपन्स ऑन मास डिस्ट्रैक्शन करके कुछ है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी डी से भी आपको बता दूंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक है। तो आपको CTBT की फुल फॉर्म तो ये 2010 में पूछा गया था, 2010 में पूछा गया WMD की फुल फॉर्म। आपको ये फुल फॉर्म आप फटाफट लिख लीजिए, मैं इसकी बता दूंगा थोड़ी देर में आपको भाई। लेट आई चेक इट एंड आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ सही था, डिस्ट्रैक्शन ही है, वेपन्स ऑन मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, वेपन्स ऑन मास डिस्ट्रक्शन है WMD की फुल फॉर्म, 2010 में पूछी गई है। खामा कंफ्यूज हो रहा था, ऐसा होता है, कभी कभी भूल जाते हैं। आप फटाफट इन दोनों को नोट कीजिए। आपने फटाफट नोट कर लिया होगा इस चीज़ों को, दोनों को, ये जरूर पूछेगा आपके पेपर में। देखिए हम यहाँ जान चुके हैं, आपके पेपर में जितनी संधियाँ बनती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ से आपके पेपर की संधियाँ इन कितनी हो गई, 4 और 3 7 संधियाँ हैं, और इन 7 संधियों में से आपके कम से कम तो 2 संधियाँ पूछी जाएंगी। आपके एग्जाम में 2 नंबर बस इन 7 को याद करने से हो जाएंगे, आप मानिए। देखिए अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ से 1 नंबर का आपसे जरूर पूछेगा। 1 नंबर का पूछेगा कि USSR के गुट में शामिल देश, इसको आप लिखिए और एक टेबल बनाइए, गुट में शामिल देश, एक तरफ ब्रैकेट बनाइए USA के गुट में शामिल देश, एक तरफ बनाइए गुट निरपेक्षता में शामिल देश। देखिए USSR के गुट में शामिल देश, USA के गुट में शामिल देश और गुट निरपेक्षता में शामिल देश, इनको लिखिए। देखो सबसे पहले हम भरते हैं गुट निरपेक्षता में, तो 5 देश आपके संस्थापक याद रखने हैं आपको, 5 संस्थापक देश हो गए इसके, मैं नहीं लिख रहा, आपको खुद लिखने हैं। एक नाम याद रखिए श्रीलंका का, और एक नाम लिखिए नाइजीरिया का। इन 2 में से जरूर पूछने का चांस हैं आपसे, क्योंकि हर एग्जामिनर को भी पता है यार, जो 5 जिन्होंने स्थापना किया वो तो होंगे ही होंगे, वो हमेशा थोड़ा इधर उधर घुमाएगा, और श्रीलंका और नाइजीरिया में से आपसे जरूर पूछेगा कि ये कौन से गुट में शामिल था, USSR के गुट में शामिल था, USA के गुट में शामिल था, या था गुट निरपेक्षता में शामिल। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। देखो अब हम बताते हैं कि देखो यहाँ से आप कुछ नाम याद रखिए। 1 नंबर ये, इसमें था पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी USA में शामिल था। तो यहाँ पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ में शामिल था, यानी पश्चिमी जर्मनी अगर इसमें USA में शामिल है तो पूर्वी जर्मनी जो है वो था आपका USSR में शामिल। और आप याद रखिएगा
उत्तरी कोरिया, दिखाओ उत्तरी कोरिया यूएसएसआर में शामिल, सॉरी उत्तरी कोरिया यूएसएसआर में था, यहाँ था उत्तरी कोरिया जो है, उत्तरी कोरिया आपका यूएसएसआर में शामिल था। तो आपका जो दक्षिणी कोरिया है, जो आपका दक्षिणी कोरिया था, आज जो नॉर्थ कोरिया किम जोंग जो है वो यूएसए में शामिल था। आपको फिर याद रखना है कुछ इसके देशों को, तीसरा रखेंगे हम चेकोस्लोवाकिया। आपको ये नाम थोड़े याद रखने हैं, आप ऑप्शन देखोगे आपको समझ जाओगे। चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पांचवा आप लिख लीजिए बुडापेस्ट, छठा लिख लीजिए बुल्गारिया। ये देश वे महत्वपूर्ण देश हैं जो यूएसएसआर के गुट में शामिल थे, 6 देश। अब यहाँ हम 2-3 देशों की बात करते हैं। देखिए यहाँ था आपका तीसरा इटली, और चौथा आपको याद रखना है यहाँ पर पुर्तगाल। पुर्तगाल के तो हमारे एंटोनियो गुटेरियस साहब हैं जो यूएनओ के महासचिव हैं, पुर्तगाल के हैं वो, ठीक है, एंटोनियो गुटेरियस साहब। और था यहाँ पर जापान, और छठा आप याद रखिएगा यहाँ पर स्पेन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखो गुट निरपेक्षता के 5 तो आपके संस्थापक देश याद रखने, एक श्रीलंका, एक नाइजीरिया को याद रख लीजिएगा। अब इसमें क्या थोड़े तो यूएसएसआर के गुट में शामिल देश और यूएसए के गुट में शामिल देश। तो आपको देखो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं आपको याद रखने ही हैं वो ये 3 हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ से जो आपको याद रखने हैं वो ये 2 इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए वो कहेगा पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में कौन सा यूएसएसआर में, कौन सा यूएसए में, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर कहता है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में, इन दोनों में कौन सा कहाँ किस में है। फिर एक तो पूछेगा का चेकोस्लोवाकिया में और हंगरी का, ये तो अलग से भी पूछे जा सकते हैं। हंगरी और चेकोस्लोवाकिया थोड़े इंपॉर्टेंट हैं इसलिए इन्हें भी पूछा जा सकता है। आप फटाफट इन चीज़ों को नोट कीजिए, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा। लिखिए इसे। आगे चलते हैं हम। आपने फटाफट नोट कर लिया होगा, मिटा दूं तो भाई मैं, ठीक है। अब हम एक रिपोर्ट पर चल रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट आई अंकटाड की, अंकटाड। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कॉन्फ्रेंस तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंकटाड की फुल फॉर्म है, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो ये अंकटाड की फुल फॉर्म है, ठीक है। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है, देखो इस चीज को आपको इंग्लिश में ही याद रखना। जब भी कभी बड़ी फुल फॉर्म आए तो उसे हमेशा इंग्लिश में याद रखो, और छोटी आए तो उसे हिंदी में याद रखो। तो इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने 1972 में एक रिपोर्ट पेश की। 1972 में एक रिपोर्ट कौन सी पेश की, उस रिपोर्ट का नाम क्या था, उस रिपोर्ट का नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, या दूसरा इसे ये भी यूं भी कह देते हैं भाई, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड एंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट्स, यानी 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड एंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट्स। देखो यहाँ से 2 तरीके से पूछा जा सकता है, कहा जाता है एंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट।
तो 1972 में अंकटाड ने एक रिपोर्ट पेश की, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक, इसमें क्या कहा गया आपको ये समझना है। देखिए इस रिपोर्ट में 3 बातें कही गई, 1 2 3 जो मुख्य हैं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या था, जो विश्व के अमीर देश थे, आप यूँ अगर हम विश्व को देखें तो यूँ करके हम विश्व को बांटते हैं। ऊपर वाला कहलाता उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले देशों को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध के देश, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध के देश। तो आपके जो उत्तरी गोलार्ध के देश थे वे सारे डेवलप कंट्री थी, सारी डेवलप कंट्री, और जो नीचे वाली कंट्रियां थी ये सारी अनडेवलप थी, यानी सारी विकासशील थी। ये डेवलपिंग का चलिए, ये डेवलप्ड हैं, ये विकसित हैं, ये अल्प विकसित एवं विकासशील थी। अब हुआ क्या, तो इन विकसित देशों ने क्या कर रखा था कि अपने सामान को तो इन देशों में बेच के आते थे, गरीब देशों में, लेकिन जब उनके यहाँ से कोई सामान बेचना आता तो बहुत बड़ा कर लगा दिया। भैया आप मान के चलिए जैसा आपका शहर है, आपका शहर, आपके शहर में ये कह रखा, आपके बड़े बड़े आदमी हैं, वो क्या करेंगे, अपने यहाँ उत्पादन करेंगे, आपके यहाँ तो बेच दिया उन्होंने दूसरे शहर, मतलब आप मान के चलिए आपने उत्पादन किया दूसरे शहर में तो बेच आए, लेकिन जब उस शहर के आपने बेचने आए तो आपने कर लगा दिया कि भैया आप महंगा बिकेगा तब बेचोगे। अब महंगा आपका लेगा क्या, कोई नहीं लेगा। तो अब होगा क्या, ऐसे में देखो हुआ क्या, विकसित देशों ने अपने यहाँ उत्पादन करा और विकासशील देशों में बेच दिया, लेकिन जब विकासशील देश बेचने आया तब मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ, विकासशील देशों को घाटा होगा भाई। जब आप बेचने आए दूसरे का तो आप लोगे और अपना नहीं ले रहे तो होगा। फिर दूसरी बात क्या कही गई, जो आपकी तकनीक उसको विकासशील देशों को नहीं दिया। ये कह दिया भैया अगर तकनीक दे देंगे तो हमारी जैसी वस्तु बना लेंगे, और जब हमारे जैसी वस्तु बना लेंगे तो ये हमसे कंपटीशन करने लगेंगे। तो ऐसे में इन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी तकनीकें नहीं देंगे। और तीसरा क्या कर रखा था, इन्होंने अपनी कठोर वीजा नीति अपना रखी थी। इन्होंने क्या कर रखा था, हमारे देश से तो कोई कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब दूसरे देश से कोई कहीं आएगा तो हम नहीं आने देते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, ये बेचारे जो विकासशील देश थे उनका घाटा होता जा रहा था। तो अंकटाड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, और इसमें कहा गया कि जो विकसित देश हैं वे बाजार उपलब्ध कराएंगे अपना, वे विकासशील देशों को अपने यहाँ पर बाजार खोलेंगे, उनके सामान को अपने यहाँ बिकवाएंगे। पहली बात ये दूसरी कही गई। दूसरी बात क्या कही गई, भैया जो विकासशील देश हैं उनको विकसित देश विकासशील देशों को अपनी तकनीक देंगे ताकि वे वस्तु का उत्पादन कर सकें। तीसरा क्या कहा गया कि वीजा नीति सरल होगी ताकि गरीब देश विकासशील देश भी वहाँ काम करने आ सकें। ये 3 बात कही गई इसमें। तो तीनों बात दोबारा सुनिए। पहला क्या कहा गया कि भैया विकासशील देश जो है वो अपना सामान विकसित देशों में बेच सकते हैं। दूसरा क्या कहेगा, जो विकसित देश हैं वो अपनी तकनीक उपलब्ध कराएंगे विकासशील देशों को। तीसरा क्या कहा गया, सरल वीजा नीति होगी कि आसानी से विकासशील देशों के लोग यहाँ आकर काम धंधा कर सकेंगे। ये सारी बातें की गई अंकटाड की एक रिपोर्ट में। ठीक है, बस आपका चैप्टर खत्म, समाप्ति की ओर है। आपको बस देखिए मैं बताता हूँ, 2 नीति होती हैं, एक होती है तटस्थता की नीति और एक होती है पृथकता की नीति। इसे कहते हैं पृथकतावाद, इसे कहते हैं तटस्थता। पृथकतावाद की नीति और तटस्थता की नीति। देखिए पृथकतावाद नीति क्या है। पृथकतावाद नीति ये है, जैसे आप इस घर में रह रहे हो, ठीक, अब हुआ क्या, इसमें 4 भाई रह रहे थे, सॉरी मैं 5 मानता हूँ, 5 भाई रह रहे थे। अब एक की लड़ाई हो गई, एक की ये लड़ाई हो गई। अब इसने क्या करा, यहाँ से सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लग गया। अब इसे इससे कोई मतलब नहीं, इन्हें इनसे कोई मतलब नहीं, इसने सबके साथ संबंध तोड़ दिया, भाई नाता सबसे खत्म कर दिया। यानी अब ये पृथक हो गया। अब पृथकतावाद क्या है कि जब हम एक देश सभी देशों के साथ संबंध को तोड़ दे, अपने आप को अलग कर ले, उसे कहा जाता पृथकतावाद। तो ऐसा ही अमेरिका ने करा था। जब अमेरिका को आज़ादी मिली 1787 में उसने अपनी आज़ादी का युद्ध लड़ा और विजय रहा, तो उसके पश्चात उसने विश्व से अपने आप को पृथक कर लिया, अलग कर लिया। तो ये था पृथकता की नीति। आपको याद रखना कि पृथकता की नीति होता क्या है। पृथकता की नीति का अर्थ होता अपने आप को सभी विदेशी मामलों से अलग कर लेना, उसे पृथकतावाद कहा जाता है। तटस्थता की नीति क्या होती है। तटस्थता, देखिए तटस्थता की नीति ये थी, ये फिर से 5 भाई थे। अब इन 5 भाइयों में झगड़ा हो रहा है आपस में।
लेकिन कोई कहीं किसी को छोड़कर नहीं जाएगा, तटस्थ बने रहेंगे। भैया चाहे तू मार या मर, लेकिन हम रहेंगे यहीं। ये तटस्थता की नीति है। यानी तटस्थता की नीति क्या है? जब हम किसी का पक्ष लेकर बैठे रहते हैं, एक जगह अड़ियल रुख अपनाए रहते हैं, उसे कहा जाता है तटस्थता की नीति। यानी तटस्थ रहें, हम इसके साथ हैं तो साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, तो उसे कहा जाता है तटस्थता की नीति। आपको याद रखना पृथकतावाद क्या है, कि जब हम अपने आप को सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट लें तो उसे पृथकता की नीति कहा जाता है, जैसा 1787 में अमेरिका के द्वारा किया गया था। तटस्थता की नीति क्या है? जब हम एक मामले में एक निर्णय को लेकर तटस्थ बने रहते हैं, हम अपना निर्णय नहीं बदलते, उसे तटस्थता की नीति कहा जाता है। आप फटाफट इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, हल्का सा लिख लीजिए, एक आध पॉइंट वही है बस आपका। देखिए, एक बर्लिन के बारे में आप याद रखिएगा। बर्लिन के बारे में देखिए, जो बर्लिन था वो जर्मनी की राजधानी थी। जो जर्मनी है उसकी राजधानी थी बर्लिन। बर्लिन जो है, ऐसे मान के चलिए ये यूरोप। देखिए, अगर पूछा जाए जब ये दोनों महाशक्तियां बनकर आई, यूएसए और यूएसएसआर, जब ये दोनों महाशक्तियां आई तो सबसे पहले इन्होंने किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप को बांटना स्टार्ट किया? तो वो था सबसे पहले यूरोप में सबसे पहले इन्होंने जर्मनी को बांट दिया। जर्मनी के जो बर्लिन है, बर्लिन में 2800 किलोमीटर की एक दीवार लगा दी यूं करके। ठीक, आपका जो पश्चिमी जर्मनी है वो तो ये जो पड़ेगा आपका पूर्वी जर्मनी। जो पूर्वी जर्मनी है वो, पूर्वी जर्मनी आपको मिल गया भैया यूएसएसआर को। पूर्वी जर्मनी किसका? यूएसएसआर का। और जो पश्चिमी जर्मनी बच गया वो बच गया यूएसए का। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन वो पड़ रहा था बर्लिन का। तो ये दीवार लगाई गई बर्लिन में। ठीक, जो दीवार लगाई गई, पूछता है इस दीवार की लंबाई कितनी थी? तो आपको याद रखना 2800 किलोमीटर की दीवार थी। ठीक, 2800 किलोमीटर की दीवार थी बर्लिन। अब बर्लिन की जो दीवार है इसको खड़ा किया गया था 1961 में। 1961 में खड़ा किया गया और 1989 में इसे गिरा दिया गया। तो ये दीवार जो है 28 वर्षों तक खड़ी रही, बर्लिन की दीवार। तो आपको बर्लिन के बारे में याद रखना है कि बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में। एक दीवार लगा दी गई, उस दीवार की लंबाई थी 2800 किलोमीटर। 1961 में इस दीवार को खड़ा किया गया और 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया। यह 28 वर्षों तक खड़ी रही थी आपकी बर्लिन की दीवार। ठीक, अब आपको यहां से ये याद रखना है कि 2 ध्रुवीय विश्व का प्रतीक थी। आपको 2 ध्रुवीय विश्व का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। जब बर्लिन की दीवार लगाई गई तो 2 ध्रुवीय विश्व का प्रतीक बन गई। और जब इसे गिराया दिया गया 1990, इसे गिराया गया था 1990, मतलब 1989 में गिरा दिया गया। और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। यानी जब दीवार हट गई तो जर्मनी का एकीकरण हो गया 1990 में। तो देखो, 2 ध्रुवीय विश्व का प्रतीक क्या है? बर्लिन की दीवार है 2 ध्रुवीय विश्व का। फिर जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो 1 ध्रुवीय विश्व का भी प्रतीक क्या थी? 1 ध्रुवीय विश्व का होना, 1 ध्रुवीय विश्व के होने का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार का गिराया जाना। यानी बर्लिन की जो दीवार गिराई गई वही तो थी 1 ध्रुवीय विश्व का प्रतीक। और बर्लिन की दीवार जब खड़ी की गई तो वही तो था 2 ध्रुवीय विश्व का प्रतीक। फटाफट इस चीज को नोट कीजिए भाई नोट कीजिए इसको फटाफट। ठीक है भाई, नोट कीजिए, कर लिया आपने। अब हम लेकर चलते हैं कुछ देखो, गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या था? कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, गुटनिरपेक्षता था। कल मैं इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। देखिए, कभी कभी यह कहा जाता है कि भारत जो है वो यूएसएसआर के गुट में शामिल हो गया था। भारत जो है वो यूएसएसआर के गुट में शामिल हो गया था, परंतु अब हमें इसका विरोध करना है। नहीं, भारत सदैव अपने रुख में तटस्थ रहा है, ऐसा नहीं है। भारत ने सदैव गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है। कैसे? देखिए, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन जो था यूएसए का ग्रुप का मेंबर था।
मैंने आपको अभी बताया ब्रिटेन जो है यूएसए के गुट का मेंबर है। अब इसने क्या करा, इसने 1956 में मिस्र पर स्वेज नहर के मामले में आक्रमण कर दिया। भैया ब्रिटेन ने 1956 में मिस्र में स्वेज नहर के मामले में आक्रमण कर दिया, तो भारत ने इसका खुले तौर पर इसका विरोध किया। एक तो ये था, यानी अब यहां से क्या पता चला, भारत ना तो यूएसए में शामिल है, और जब यूएसएसआर ने हंगरी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, हंगरी पर आक्रमण किया, तो इसका भी विरोध किया भारत ने। ये भी घटना थी 1956 की। 1956 में ही ये घटना घटी, और 1956 की 2 घटनाएं घटी भैया। पहली घटना क्या घटी कि ब्रिटेन ने 1956 में मिस्र पर स्वेज नहर के मामले में आक्रमण कर दिया, तो इसने भारत ने इसका विरोध किया। और जब यूएसएसआर ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया 1956 में, तो इसका भी भारत ने विरोध किया। और इससे पता चलता है कि भारत ने किसी का भी गुट नहीं लिया। इसको भारत ने एक नया नाम दिया था, इसे कहा गया था नव औपनिवेशिक की संज्ञा दी गई थी इसे, या नव औपनिवेशिक की संज्ञा दी गई इसको। देखिए आपसे पूछेगा नव औपनिवेशिक की संज्ञा का अर्थ क्या है। नव औपनिवेशिक का अर्थ क्या है, जब ब्रिटेन और यूएसएसआर के द्वारा आक्रमण किया गया तो उसे नव औपनिवेशिक की संज्ञा दी गई थी। फटाफट इन दोनों चीज़ों को नोट कीजिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये आपके। देखिए एक करंट का आप टॉपिक लिख लीजिएगा, करंट का। ठीक है, करंट का क्या है कि 2019 में गुट निरपेक्षता का 18वां सम्मेलन हुआ। 18वां, ठीक, 2019 में गुट निरपेक्षता का 18वां सम्मेलन हुआ। पूछता कहाँ हुआ, तो ये हुआ अजरबैजान में। एक कंट्री है अजरबैजान, वहाँ हुआ है। ठीक, कहता है इसके सदस्य कितने हैं इस समय, तो इसमें इस समय सदस्य थे 120 सदस्य हैं। और इसके पर्यवेक्षक सदस्य कितने हैं, जो पर्यवेक्षक सदस्य हैं वो हैं इसके अब 17। ठीक है, आपको ये चीज़ करंट की याद रखनी है, और पेपर में शायद आपसे पूछ सकता है, अगर देखना चाहे कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं है। तो आपको याद होगा पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ है 1961 में, दूसरा 2006 में क्यूबा में हुआ है। क्यूबा के हवाना में पूरे हाथ काले पड़ गए भाई, क्यूबा में हुआ। और आपको याद रखना है 18वां सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में हुआ है। अभी 120 सदस्य हैं और 17 इसके पर्यवेक्षक सदस्य हो चुके हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से ये आपका चैप्टर हो गया है। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसा बचता नहीं है। हाँ, एक चीज और याद रखिए, एक नाम आपको मिलेगा साल्ट फर्स्ट, साल्ट सेकंड। साल्ट की फुल फॉर्म क्या है, देखो साल्ट लिखा मिलेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। ये 2 वार्ताएं हुई हैं, 1 और 2, इनको कहा जाता है साल्ट। आपसे डायरेक्ट पूछेगा साल्ट किसे कहा जाता है, तो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, इसको कहा जाता है साल्ट। ये 2 वार्ताएं हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ एवं नियंत्रण दोनों चला। कैसे, देखिए शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों चला। हथियारों की होड़ कैसे चली भाई, दोनों एक दूसरे से हथियार अधिक बनाना चाहते थे। और हथियारों पर नियंत्रण कैसे चला वो भी समझिए। हथियारों पर नियंत्रण ऐसे चला कि अगर किसी से भी गलती हो जाती और परमाणु युद्ध हो जाता तो पूरे देश का सर्वविनाश हो जाता। इसलिए दोनों देश परमाणु हथियारों के प्रयोग से भी बच रही थी, ऐसा नहीं है करना ही चाह रही थी, और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा भी बनाना चाह रही थी। दोनों काम चले हैं। इसी के साथ भाई साहब आपका एक क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर का कराया, और इस बात की गारंटी है इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इस चैप्टर से, एक भी। दिस इज माई प्रॉमिस, माई गारंटी। एंड गुड बाय, सत श्री अकाल। आज के लिए आपके इस चैप्टर में इतना ही, धन्यवाद।